नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया का। ये जो एंशिएंट इंडिया है, इस एंशिएंट इंडिया में हम 11th क्लास का जो बुक है, ये 11th क्लास का बुक है। ये है हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक और ये ओल्ड एनसीईआरटी है। याद रखिएगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी है और इसके जो राइटर हैं वो है R.S. शर्मा। ठीक है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। इसके एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम फॉरवर्ड जो ये है, ये फॉरवर्ड में एक पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। कह रहा है इसमें, द बुक कवर्स द हिस्ट्री ऑफ ancient India from prehistoric times to about the 8th century। मतलब इस बुक में प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के 8th सेंचुरी तक के बारे में लिखा गया है। पहली बात। आगे कह रहे हैं, एन एफर्ट हैज बीन मेड इन दिस बुक टू हाईलाइट। क्या हाईलाइट करेगा इस बुक में? द फोर्सेस एंड फैक्टर्स। ये देखिए दो वर्ड, कितना सुंदर वर्ड है, फोर्सेस एंड फैक्टर्स बिहाइंड द राइज, ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। कहता है इस बुक में इस बात पे कोशिश किया गया है कि जो राइज, ग्रोथ एंड स्प्रेड हुआ है सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एंशिएंट इंडिया में, उसके पीछे के जो फोर्सेस हैं, उनके पीछे के जो फैक्टर है, उनको हाईलाइट किया जाएगा। क्लियर हो गया? ये एक लाइन और बोलता है, रेदर देन प्रेजेंट डिटेल्स ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री। पहले का जो बुक होता था, मतलब बहुत पहले जो लिखा जाता था बुक, उसमें डायनेस्टिक हिस्ट्री का हिस्ट्री होता था। मतलब जो डायनेस्टी होता था उनका जो हिस्ट्री लिखा जाता है उसी को हिस्ट्री कहा जाता था। लेकिन इस बुक ने, इस एनसीईआरटी ने एक अप्रोच चेंज किया कि बोला कि जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, उसमें जो राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका जो स्प्रेडिंग हो रहा है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो फोर्सेस और फैक्टर्स हैं, उन पे फोकस करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में लिखना, वास्तव में यह एक हिस्ट्री है। आगे यहाँ तक, द ग्रोथ एंड डिफ्यूजन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन। पहली बात कि जो सिविलाइजेशन है, उनके जो बहुत सारे वेरियस अलग अलग प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं, उनका जो ग्रोथ हुआ है और उनका जो डिफ्यूजन हुआ है, मतलब ग्रोथ होना और डिफ्यूज मतलब दूसरे से फिर मिलना, इनके बारे में पहला। दूसरा, पिकुलियर फॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम दैट डेवलप इन इंडिया। कहता है जो सोशल सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ है, उसके पिकुलियर, स्पेशल, खास खास जो फॉर्म है उसके बारे में। एंड स्टेट फॉर्मेशन हैव बीन ट्रीटेड क्लियरली। तीन चीज की बात कह रहा है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उनके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उनका जो ग्रोथ और डिफ्यूजन हुआ है ये, और जो पिकुलियर फॉर्म्स ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम है वो, और जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, ये तीन चीज का इस किताब में बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताया गया है। यहां तक क्लियर? कहता है स्पेशल अटेंशन हैज बीन पेड टू द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर। जो मटेरियल कल्चर है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस का, उसका जो ग्रोथ हुआ है, उसका जो स्प्रेड हुआ है, इस पे स्पेशल फोकस किया गया है। इसीलिए यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस बुक ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंट चेंज दैट हैव मार्क्ड द मेन स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन इंडियन एंशिएंट टाइम्स। कहता है कि इंडियन सोसाइटी जो एंशिएंट टाइम्स में डेवलप्ड हुआ है, उनका जो मेन स्टेज है, उसके बारे में जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है, कई चेंजेज होते हुए जो ये स्टेज क्रॉस करते हुए इंडियन सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हुआ एंशिएंट टाइम्स में,
उसको इस बुक में हाईलाइट किया गया है, उनको इस बुक में स्थान दिया गया है। आगे कहता है इट आल्सो हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियंस टू पॉलिटी, आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजियन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, पॉलिटी के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में, रिलीजियन के क्षेत्र में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टोटल 6। ऐसे आप क्लियरली देखिए, इस 6 फील्ड में जो एंशिएंट इंडियंस है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनको इस बुक में बताया गया है। कितना क्लैरिटी है कि जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप इस 6 जो डायमेंशन है, जो एरिया है, इसके बारे में सोचेंगे। इस 6 फील्ड में एंशिएंट इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटी के फील्ड में क्या हुआ, आर्ट के फील्ड में क्या हुआ, लिटरेचर के फील्ड में क्या हुआ, फिलॉसफी के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंशिएंट इंडियंस जो पीपल थे उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारी बातों को इस बुक में हम जानेंगे और समझेंगे। समझ में आया? फॉरवर्ड में कितनी क्लियरिटी के साथ बताया गया है। आगे चलिए, फॉरवर्ड में मेरे लिए इतना ही काम का चीज था। आगे बढ़ते हैं। इस एनसीईआरटी में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रियम्बल, एक पेज है, प्रियम्बल से रिलेटेड एक पेज है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग समझिएगा, सॉवरेन का मीनिंग समझना है, सोशलिस्ट का समझना, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, है ना। इसका मतलब याद देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात ये जो 10 टर्मोलॉजी है, इनका आपका मतलब इस पे बहुत ज़्यादा आप रिसर्च कीजिएगा। इनको लेकर के आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी का जो मेंस लिखेंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब आप मेंस लिखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा मेंस लिख सकते हैं। इंटरव्यू देंगे तो ये 10 टर्मोलॉजी के कंटेक्स्ट में जो आपका एक विजन होगा, आपका जो एक परसेप्शंस बनेगा, आपका जो एक नैरेटिव्स होगा, वो एक जो दृष्टिकोण होगा, जो दृष्टि होगा, जो विजन होगा, उससे आप जब दुनिया को देखेंगे, उनसे जो करंट में घटनाएं होती है उनको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छा जाएगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। प्रियम्बल के बाद पार्ट 4, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें पार्ट 4 है, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया गया है और इसमें आर्टिकल 51A है। इसमें कौन कौन से ड्यूटीज है, इनको तो जरूर आप एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि आज से पहले मतलब जो कंटेम्प्रेरी अभी समय चल रहा है, इससे पहले फंडामेंटल जो राइट है इसको लेकर के बहुत बात होता था। अब फंडामेंटल ड्यूटीज पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। अगर आप भारत को अखंड भारत और आप अपने भारत को सुप्रीम पावर बनाना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज आपके टिप पे होने चाहिए। क्लियर? यही बात मैं आपसे कह रहा था कि किताब को कैसे पढ़ना जाए। चलिए, इसमें एक चीज और है, ये है कंटेंट, है ना। कंटेंट में अगर आप देखें तो इस बुक में पूरा टोटल लास्ट में 29 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर है। आज हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। क्लियर? द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री है, इसका क्या महत्व है, इसको लेकर के हम आज इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। गॉट माय पॉइंट? चलिए, एक चीज और देखना है, हमने फॉरवर्ड देख लिया, एक्नॉलेजमेंट देखने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशंस और लिस्ट ऑफ मैप्स है। इन दोनों को हम देख लेते हैं और बताएंगे, तो आपको बहुत ही समझ में आएगा कि बुक कैसे पढ़ा जाता है। तो 3 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला कंटेंट, दूसरा इलस्ट्रेशंस और तीसरा मैप। अगर आप इस बुक को फिनिश कर लिए, कई बार पढ़ लिए और आप चाहते हैं कि क्विक रिवीजन करें, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं क्विक, तो आप सिर्फ इसी 3 चीज को
कंटेंट को, इलस्ट्रेशंस को और मैप्स को बार बार आप पढ़ते रहिए। सप्ताह में एक बार अगर इनको देख लेंगे तो आप इस बुक को जो आप बहुत ही बारीकी से पहले पढ़े थे वो हमेशा आपके ब्रेन में जरूर रहेगा। अगर आप इन 3 चीज़ों को, कंटेंट को, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस को और मैप को हर सप्ताह समय निकाल करके आधा घंटा भी लगा करके आप पलट लीजिए तो आपको ये सारा चीज़ इस किताब में जो लिखा हुआ है वो रिकॉल हो जाएगा। साथ ही साथ इसके हर चैप्टर के पीछे में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, एक चौथा चीज ये भी हो गया। मतलब अगर आप ये 4 चीज, कंटेंट, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, मैप्स और हर चैप्टर के पीछे में क्वेश्चन दिया रहता है, इन 4 चीजों को अगर आप क्विक रिवीजन करें तो आप बहुत ही जल्दी आधा घंटा में इस पूरे बुक का रिवीजन कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आप कैसे स्मार्टली पढ़ें। चलिए अब हम आपको इलस्ट्रेशंस पे चलते हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस है। इस इलस्ट्रेशंस में इसका मतलब होता है पिक्चर। आपको एक उदाहरण से हम आपको बताना चाहते हैं। ये आप इस पे आ जाइए, है ना। ये अगर आप देखें तो ये पिक्चर है, इलस्ट्रेशन है 7.3 है ना। ये ग्रेट बाथ दिया हुआ है, इसमें ग्रेट बाथ है। इसमें कहाँ पे है तो ये मोहनजोदड़ो में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछने वाले सिंपल क्वेश्चन सेट कर देते हैं, ग्रेट बाथ का जो एविडेंस मिला है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला हुआ है। अब लाइन बाय लाइन अंदर जाकर के ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये बस एक पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर के नीचे में जो ये लिखा हुआ है इसी को देख करके वो क्वेश्चन सेट कर देते हैं। क्लियर। तो आपको इस तरह से जो इलस्ट्रेशंस है वो आपको हेल्प करेगा रिवीजन करने में। चलिए इसी के बाद एक और है, हम इस पे आते हैं। इलस्ट्रेशन समझ में आ गया कैसे इसको पढ़ना है। उसके बाद एक चैप्टर आपका एक मैप का भी आएगा, लिस्ट ऑफ मैप्स। इसको एक सुंदर एग्जाम्पल से हम फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका है, देखिए ये आपका है लिस्ट ऑफ मैप में, है ना। लिस्ट ऑफ मैप। तो हम तभी बात कर रहे थे लिस्ट ऑफ मैप का। इसमें ये देखिए एक मैप दिया हुआ है, PGW कल्चर के बारे में ये बता रहा है ना। PG कल्चर के बारे में, PGW कल्चर। तो इसमें देखिए ये सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। इस मैप में ये जो आपका डॉट 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 दिखा हुआ है ब्लैक सा, ये एक मैप में भारत के जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये कहाँ पाया जाता है, इतना देखने से ही आपको यहाँ पे सारे साइट्स के नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब पेंटेड ग्रे वेयर का जो एरिया है उसको इसमें दिखाया गया है। अगर आप इतना भी देख लें तो PGW साइट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता चल जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछते हैं। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक का। कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इम्पोर्टेंस क्या है ये समझिएगा। और आप पूछिएगा सर इतना काहे लिखा हुआ है इसमें, ये सब क्या लिखा हुआ है। ये मेरा हैंडराइटिंग नहीं है। अर्लीस्ट कल्चर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है ना। ये है सिक्योर एंड सेटल्ड लाइफ हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, है ना। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गया, फार्मिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया और मेटल वर्किंग हो गया, राइटिंग हो गया और लैंग्वेज हो गया। और कुछ जानना चाहते हैं ये देखिए, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया, विलेज, सिटीज, किंगडम्स। ये जो आप पहले तो देख लीजिए, ये हैंडराइटिंग मेरा नहीं है, ये हैंडराइटिंग है ऑल ओवर इंडिया में रैंक 7 लाने वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
और ये IRS भी बने, लेकिन इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑप्ट किया। ये हैं अभिरूप सिन्हा। हम लोग साथ मिलके पढ़ते थे, मैं इनका ही बुक पढ़ता था। इनका जो किताब था इन्होंने मुझे शेयर किया था। उस समय मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम था कि किताब नहीं थे, तो इन्होंने बोला था कि सर मेरा जो किताब है वो आप यूज कीजिए। तो ये वास्तव में उनका ही किताब है। ये जब आप ऑल ओवर रैंक 7 लाए, फिर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, तो फिर इनका किताब मेरे पास ही रह गया। तो ये अभिरूप सिन्हा है। इनका पढ़ने का जो स्टाइल है उसी स्टाइल को हमने भी ऑप्ट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ इसी तरह से पढ़िएगा। देखिए, कहता है, पहला लाइन कहता है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। पहला, इट टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप द अर्लीस्ट कल्चर इन आवर कंट्री। इस लाइन में कहता है, कल्चर की बात कर रहा है कि जो अर्लीस्ट कल्चर हुआ हमारे कंट्री में, वो जो डेवलप हुआ वह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, है ना, कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला, जब एंशिएंट इंडिया हम पढ़ लेते हैं तो ये चीज हमको पता चलता है। पहली बात तो यहाँ कहा गया कल्चर से रिलेटेड, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा कहता है, इट इंडिकेट्स हाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर व्हिच मेड लाइफ सिक्योर एंड सेटल्ड। कहता है जो एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ है वह कैसे हुआ है, कैसे हुआ, यह हम समझ पाते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के बाद। और एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ह्यूमन के लाइफ को सिक्योर किया और सेटल किया। आपको मैं एक बात बता दूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, हमारा पर्पस पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों है। अगर आप ये दो वर्ड सिक्योर एंड सेटल्ड कर लिए, इस तरह के वर्ड को अगर आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज किए तो आप वहां भी बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। इसलिए इस तरह के वर्ड को, जैसे आप करंट का कोई आंसर लिख रहे हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर के फील्ड में आज हमारी इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है, अगर आपने ये कहा कि अगर आप एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आज का जो पॉपुलेशन है वह सिक्योर एंड सेटल्ड फील नहीं करेगा। ये बात समझ रहे हैं आप देख लीजिए, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर का इतना बुरा हाल है कि लोग वहां से माइग्रेट कर रहा है, मतलब सेटल्ड नहीं है वहां प्रॉपर, माइग्रेट करके शहर में जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। उसका एक कारण ये है कि एग्रीकल्चर बहुत ही फायदेमंद नहीं है। इसीलिए गांव में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनका लाइफ सिक्योर और सेटल्ड नहीं है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सारे टर्मोलॉजी को आप अपना बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपको 2 पॉइंट तो बता दिया। कहता है, इट शोज हाउ द एंशिएंट इंडियंस डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कैसे डिस्कवर्ड किया और यूटिलाइज किया, इसकी बात कर रहा है। एंड हाउ दे क्रिएटेड द मीन्स फॉर लाइवलीहुड, और फिर वो अपने जीवन के लिए, लाइवलीहुड के लिए उसको कैसे एज ए मीन्स यूज किया, इनके बारे में हम जानते हैं जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कहा गया, जो कहा गया वो आपका तीसरा पॉइंट है, मतलब 3 चीज आपने निकाल लिया इस पैराग्राफ से अभी तक। आगे कहता है, वी केम टू नो हाउ दे टुक टू फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्किंग एंड सो ऑन। ये जो बात है ना, ये फार्मिंग से रिलेटेड जो गांव में लोग रहते हैं इनके बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा, फार्मिंग और एग्रीकल्चर दोनों में डिफरेंस है। तो वहां पे एग्रीकल्चर की बात किया था, यहाँ पे मैं फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्किंग की बात कर रहा हूँ। 4 चीज हो गया आपका। कहता है, हाउ दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड हाउ दे फाउंडेड विलेज, सिटीज एंड फाइनली लार्ज किंगडम्स। ये 5वां पॉइंट हो गया कि कैसे वह फॉरेस्ट को क्लियर्ड किया, फॉरेस्ट को काट करके हटाया, वहाँ पे कैसे एक विलेज एस्टेब्लिश किया, फाउंड किया, विलेज से फिर सिटीज, सिटी से फिर लार्ज किंगडम कैसे बना। ये सारे चीज़ हम एंशिएंट इंडियन जो हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं तभी समझते हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल बारीक से बता रहा हूँ, ये पहला चैप्टर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आगे वाले चैप्टर में हम नहीं बताएंगे। पहला चैप्टर बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। मेरा मेन उद्देश्य है आपको ये बताना कि पढ़ते कैसे हैं,
कैसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे ग्रास्प करते हैं, कैसे कंप्रीहेंड करते हैं, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे देखिए, अब कह रहा है पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। The different forms of writing prevalent in India today are all derived from the ancient scripts. सबसे पहली बात तो ये कहता है कि जब तक कि आप लिखना नहीं जानेंगे तब तक आप सिविलाइज्ड नहीं होंगे। मानव जो सिविलाइजेशन की अवस्था तक जाता है या गया है, कोई भी कल्चर जब सिविलाइजेशन की ओर जाता है तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर राइटिंग होता है, क्योंकि राइटिंग यूनिफिकेशन लाता है और यूनिफिकेशन इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस टू मेक एनी कल्चर ए सिविलाइजेशन। गॉट माय पॉइंट? सो ये राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है ये राइटिंग तब होता है जब आपके पास स्क्रिप्ट होता है और लैंग्वेज होता है। तो आज जो हमारे साथ हमारे प्रेजेंट में बहुत सारे जो स्क्रिप्ट है, राइटिंग है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट स्क्रिप्ट से ही हुआ है। कैसे हुआ है यह भी हम जानते हैं। तो मतलब ये 6 पॉइंट हो गया आपका स्क्रिप्ट से रिलेटेड। और लास्ट में कहता है कि दिस इज आल्सो ट्रू ऑफ द लैंग्वेज। जो यहाँ राइटिंग के लिए ट्रू है वही लैंग्वेज के लिए भी ट्रू है, दैट वी स्पीक टुडे। आज जो हम इतना लैंग्वेज बोलते हैं वो भी द लैंग्वेज वी यूज have roots in ancient times and have developed through the age। जो लैंग्वेज आज हम यूज करते हैं उनका जो रूट है वह भी एंशिएंट टाइम्स में है और कितने वर्षों के बाद वो डेवलप हुआ है। ये सारी बात हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ही जानते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर दिया गया? लैंग्वेज की बात किया गया। मतलब इस 2 पैराग्राफ में लगभग 6 पॉइंट हमने आपको सामने निकाल के दे दिया। अब आपको ये याद रखना है। क्यों? जब आप इस तरह से याद रखेंगे तब कहीं भी आप आंसर लिखेंगे मेंस का, कहीं इंटरव्यू में अगर आप बोलेंगे या पब्लिकली कहीं डिस्कशन करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट बोलने के लिए रहेगा। क्लियर? अब आता है अगला पैराग्राफ में। यस, ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए, एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं पहले ही करना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया था। मैं फ्लो में आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था। हम जब किसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग को पढ़ के समझा दिया आपको। उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। गॉट माय पॉइंट? ये 4 क्वेश्चंस में पहला कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। जैसे इथनिक ग्रुप्स क्या होता है, सांस्कृतिक कल्चर क्या होता है, वर्णा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है और चक्रवर्ती क्या है। मतलब पढ़ने के बाद हमको ये सारे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 5 टर्मोलॉजीज दिया हुआ है इनका हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपका टारगेट है। इसीलिए चैप्टर पढ़ने से पहले आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, क्या ग्रास्प करना है। ये जब क्लियर हो जाता है तब आपको पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो पहला ये 5 टर्मोलॉजीज है, इसको जानना है। ठीक, कहता है दूसरा क्वेश्चन डिस्कस हाउ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक मॉडर्न इंडिया होता है, एक कंटेम्प्रेरी इंडिया होता है। मॉडर्न इंडिया तो कुछ लोग कहते हैं कि 1857 से शुरू हुआ, 1857 से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया 1707 है औरंगजेब की मृत्यु वहां से शुरू हुई। मतलब इसको मॉडर्न इंडिया तो बहुत पहले से शुरुआत हो गया था। लेकिन कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो अभी जो हमारे चारों बगल चल रहा है उसको कंटेम्प्रेरी इंडिया बोलता है। तो गॉट माय पॉइंट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंटेम्प्रेरी एंड द मॉडर्न। व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो हम कंटेम्प्रेरी जो इंडिया है उसको अगर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है कितना रिलेवेंट है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया जो आपको लिखना है। तीसरा कहता है डू यू थिंक दैट इट इज डिजायरेबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ रीस्टोरिंग द पास्ट? व्हाई नॉट डिस्कस। जो पास्ट है हमारा, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं,
उसको, जो वहाँ पे हमारे कल्चर्स के एलिमेंट्स हैं, जो सिविलाइजेशंस के एलिमेंट्स हैं, उनको फिर से रीस्टोर करना कहाँ तक उचित होगा, अगर होगा उचित तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। गॉट माय पॉइंट। इस लाइन में दूसरा क्वेश्चन में रिलीवेंट के बारे में पूछ रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कहता है रीस्टोर करना कितना उचित होगा। चौथा क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ कमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे जो कल्चर्स इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में थे, उनका जो आपस में मिलना हुआ, कमिंगलिंग हुआ, उनको आप एग्जाम्पल के साथ समझाने और बताने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या समझ में आ गया, इसमें 5 टर्मिनोलॉजी है, इसमें रिलेवेंट की बात कर रहा है, यहाँ रिस्टोरिंग की बात कर रहा है, और जो कल्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स, डिफरेंट कल्चर के एलिमेंट्स जो एक साथ मिले हैं, कमिंगलिंग हुए हैं, उनको आपको बताना है। अर्थात अब आपका टारगेट ये क्या है, ये आपका टारगेट क्लियर हो गया है ना, ये आपके टारगेट क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, टारगेट है ना, टारगेट क्लियर हो गया कि आपको ये 4 चीज पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से आनी है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं वहां जहां से हमने शुरुआत किया था। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि हम सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम पढ़ने के बाद हम पीछे क्वेश्चंस जाते हैं, और उसके बाद हम सब हेडिंग को पढ़ते हैं। ये है सब हेडिंग। हेडिंग था मेन, मोटा अक्षर में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंड द सब हेडिंग जो है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस तरह से इस चैप्टर में 2 सब हेडिंग है, रिलीवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट। इस 2 सब हेडिंग को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए आगे हम सबसे पहले जो पहला सब हेडिंग है उसको पढ़ लेते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जी, तो जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं वह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक चीज याद रखिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और एक होता है डाइवर्सिटी इन यूनिटी। जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं तो डाइवर्सिटी कोर हो जाता है और जो यूनिटी है यह पेरीफेरी हो जाता है। जब हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी कहते हैं तो यूनिटी कोर हो जाता है और डाइवर्सिटी पेरीफेरी हो जाता है। क्या मतलब होता है, कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी है और उसके बावजूद भी यूनिटी है, तो इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम कहते हैं कि यूनिटी है, यूनिटी कोर है, इसके बावजूद भी डाइवर्सिटी है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो पहले का जो कंसेप्ट था वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी था, लेकिन आज के जो राइटर हैं, जो कंटेम्परेरी राइटर हैं, वो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वास्तव में इंडिया में डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिटी भारत में हमेशा से ही रहा है। भले ही बहुत सारे डाइवर्सिटी भी यहाँ पे विकसित हुए हैं, फलवित हुए हैं, फले हैं, फूले हैं, लेकिन यूनिटी है, कोर है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इस लाइन में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी क्रूसिबल ऑफ इथनिक ग्रुप्स। कहता है जो इंडिया है, यहाँ पे ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इथनिक ग्रुप्स है उसका संगम हुआ है। क्रूसिबल मतलब संगम होना होता है। इसमें कौन कौन इथनिक ग्रुप्स हैं, याद देखिए सवाल में हमारे पास एक इथनिक ग्रुप्स भी था, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है इथनिक ग्रुप्स और उसके एग्जाम्पल। तो प्री आर्यन हो गए, इंडो आर्यन हो गए, ग्रीक हो गए, सीथियंस हो गए, हुन्स हो गए और टर्क्स हो गए। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 7
इथनिक ग्रुप्स की बात यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 7 ही याद रखिए, आप कम से कम जब रिकॉल करें, जब आप मेंटली कहीं रिवाइज करें, मान लीजिए कि आप पढ़ लिए हैं, अब आप बाथरूम में हैं, किचन रूम में हैं, रोड पे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, पार्क में हैं, उस समय भी देखिए आपके माइंड के आई से, याद रखिएगा माइंड के आई से, है ना, अपना थॉट प्रोसेस में याद करने की कोशिश कीजिए कि कितने इथनिक ग्रुप्स थे यार, जरा पूछूं तो अपने आप से। तो अच्छा भाई, प्री आर्यंस थे, इंडो आर्यंस थे, ग्रीक्स थे, हाँ, सीथियंस थे, हुन्स थे और तुर्क्स थे। तो ये 7 जब आप रिकॉल कर लें तो इसका मतलब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं मेंटली। तो कहता है कि ये इतने ग्रुप्स थे, ये अपने आए इंडिया में और इंडिया को अपना घर बनाया। इच इथनिक ग्रुप्स कंट्रीब्यूटेड इट्स माइट, यथाशक्ति उन्होंने कंट्रीब्यूट किया किस चीज में, टू द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसके इवोल्यूशन में, जो आर्ट है और जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें, और जो लिटरेचर है, मतलब फिर देखिए 4 फील्ड की बात कर रहा है। कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किए ये लोग, तो सबसे पहले सोशल सिस्टम, उसमें आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में और लिटरेचर के फील्ड में, फिर 4 फील्ड के इवोल्यूशन में ये इथनिक ग्रुप का कंट्रीब्यूशन रहा। फिर से रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, समझिए, समझाइए, दूसरे को बताइए कि ये बाहर ये जितने भी इथनिक ग्रुप्स थे वो इन 4 फील्ड में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश किया है, मतलब इनके इवोल्यूशन में। All these people and their cultural traits mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be clearly identified in their original form। ये जितने भी इथनिक ग्रुप्स थे और इनका जो कल्चरल ट्रेट्स थे, जो विशेषता लक्षण थे, ये इस तरह से मिक्स हो गए जिसको कि अलग किया ही नहीं जा सकता है। आज उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम अलग करके देख ही नहीं सकते हैं, इस तरह से यह मिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इनकी बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। आगे बोलते हैं, ए रिमार्केबल फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज बीन द कमिंगलिंग ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट एंड द वेस्ट। क्या मतलब होता है, कमिंगलिंग हुआ है, क्या हुआ है, कमिंगलिंग हुआ है, समेकित हुआ है, एकत्रित हुआ है, मिला है। नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। कहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स है इन सब का समेकन हुआ है, सब एक होकर के मिले हैं। यह इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर है। कहता है जो आर्यन एलिमेंट्स आर इक्वेटेड विद द वैदिक एंड सांस्कृतिक कल्चर, आर्यन इक्वेटेड विद वैदिक एंड सांस्कृतिक कल्चर, कहाँ का, तो नॉर्थ का। फिर कहता है प्री आर्यन इक्वेटेड विथ किसके साथ, तो द्रविडियन एंड तमिल कल्चर, कहाँ पे, तो साउथ में। ये बात समझ लीजिए, जब हम साउथ की बात करते हैं तो प्री आर्यन की बात करते हैं जिसमें द्रविडियन और तमिल कल्चर की बात कहा गया है। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो ये आर्यन एलिमेंट्स है जिसमें वैदिक और सांस्कृतिक कल्चर की बात किया गया है। तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों का क्या हुआ है, तो एक तरह से मिलना हुआ है, ठीक, कमिंगलिंग हुआ है। आगे कहता है बट मेनी द्रविडियन and non-Sanskritic terms occur in the Vedic text ascribed to 1500 to 500 BC। क्या कह रहा है ये, तो कहता है कि भैया ये जो आर्यन कल्चर है जो कि आपको नॉर्थ में और जो द्रविडियन कल्चर है साउथ में, कहता है कि जो आर्यन है जिसका कि आप वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं, नॉन सांस्कृतिक टर्म्स बहुत सारे जो द्रविडियन कल्चर के थे उनके बहुत सारे टर्म्स इस वैदिक टेक्स्ट जो कि 1500 से लेकर के 500 BC के बीच में लिखा गया है, इसमें बहुत सारे द्रविडियन टर्म्स जो है उसमें पाए गए हैं। ये टर्म्स का वैदिक टेक्स्ट में पाया जाना ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कमिंगलिंग हो रहा है। दे इंडिकेट्स, ये जो टर्म्स हैं, जो द्रविडियन जो टर्म्स हैं, ये क्या क्या इंडिकेट करता है, तो आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस,
products and settlements associated with the peninsular and the non-Vedic Indian। कहता है ये जो टर्मोलॉजीज हैं जो द्रविडियन एंड नॉन सांस्कृतिक हैं ये पेनिसुलर और नॉन वैदिक से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये जो टर्मोलॉजीज है किसको इंडिकेट करता है तो आइडियाज को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोडक्ट्स को और सेटलमेंट्स को। ये 4 वर्ड को तो पकड़ लीजिए कि जितने भी टर्मोलॉजीज हैं जो शब्द हैं ये सारे शब्द किस किस चीज को इंडिकेट करता है तो आइडियाज को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोडक्ट्स को और सेटलमेंट्स को। तो आपको कितना सुंदर हो गया ना मेंस लिखने के प्रोस्पेक्टिव से, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, मतलब कम पढ़िए उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। ये हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का स्टाइल रहा है। इस तरह से आपने देख लिया। अब कहता है सिमिलरली इसी तरह से मेनी पाली एंड संस्कृत टर्म्स signifying ideas and institutions developed in the Gangetic plains appear in the earliest Tamil text called Sangam literature, which is roughly used for the period 300 BC to 600 AD। यहाँ तक क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुत सारे संगम लिटरेचर, मतलब जो संगम लिटरेचर हैं जिसको तमिल टेक्स्ट कहते हैं, जिसका लिखने का जिसका जो पीरियड है वो 300 BC से लेकर के 600 AD के बीच है, मतलब 900 साल। इसमें जो पीरियड है तमिल टेक्स्ट है, संगम लिटरेचर का है। इसमें बहुत सारे हमको क्या मिले हैं तो पाली और संस्कृत के टर्म्स मिले हैं, जो कि ये जो टर्म्स हैं ये डेवलप हुए हैं। ये जो आइडियाज और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं ये कहाँ डेवलप हुए हैं तो गंगेटिक प्लेन्स में हुए हैं। मतलब फिर नॉर्थ से साउथ में कैसे ये टर्म आया, और इससे पहले जो बात कर रहा था वो साउथ से नॉर्थ में जो टर्म गया उसकी बात कर रहा था। यहां तक क्लियर हो गया। आगे द ईस्टर्न रीजन inhabited by the pre-Aryan tribes made its own contribution। अब कहता है ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा है भैया, ये ईस्टर्न इंडिया जो है ये भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। People of this area spoke मुंडा एंड कोलारियन लैंग्वेज। याद रखिएगा कोलारियन एंड मुंडा जो लैंग्वेज है ये ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता। सेवरल टर्म्स दैट सिग्निफाई द यूज ऑफ कॉटन, नेविगेशन, डिगिंग स्टिक etc इन इंडो आर्यन लैंग्वेज आर ट्रेस्ड टू द मुंडा लैंग्वेज बाय द लिंग्विस्टिक्स। कहता है बहुत सारे जो टर्मोलॉजीज थे जो कि कॉटन, नेविगेशन, डिगिंग स्टिक से जुड़ा हुआ था, ये इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है उसमें मिला है। और लिंग्विस्टिक इस शब्द का जो रूट ढूंढने का कोशिश किया तो उसको पता चला कि ये जो शब्द है ये मुंडा लैंग्वेज से लिया गया है, या मुंडा लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस में ये शब्द यहाँ पे जो आर्यन लैंग्वेज में है उसमें आया हुआ है। ठीक है। ऑल्दो देयर आर मेनी मुंडा, आगे क्या बोल रहा है, पॉकेट्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, the remnants of Munda culture are not so strong as those of the Dravidian culture। कहता है कि ये जो बहुत सारे छोटा नागपुर एरिया में मुंडा जो लैंग्वेज है उनका पॉकेट्स मिला है ना ये, लेकिन ये मुंडा कल्चर जो है उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना ज़्यादा रेमिनेंट्स जो होते हैं, जो अवशेष हैं उतना हमको नहीं मिले हैं जितना कि द्रविडियन कल्चर का मिला है। Many Dravidian terms are also used found in the Indo-Aryan language। कहता है बहुत सारे जो द्रविडियन टर्म्स हैं वो भी हमको इंडो आर्यन लैंग्वेज में मिले हैं। क्लियर। It is held that change in the phonetics and vocabulary of the Vedic language can be explained as much on the basis of Dravidian influence as that of the Munda language। कहता है जो फोनेटिक और वोकेबलरी का जो चेंजेज आया है समय के साथ, किस में तो वैदिक लैंग्वेज में, अगर आप एक्सप्लेन करें कि ये चेंज क्यों आया है फोनेटिक्स के क्षेत्र में और वोकेबलरी के क्षेत्र में, जो वैदिक लैंग्वेज में चेंज आया है ये क्यों आया है, इसको जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तब आप पाएंगे कि यह द्रविडियन और जो मुंडा है उनके इन्फ्लुएंस में हुआ है यह चेंजेज, यह परिवर्तन। क्लियर। यही बात कहा गया है इस पैराग्राफ में। कहता है लाइफ स्टाइल की बात इसमें कहा गया। अगला पैराग्राफ में ये अभिरूप सिन्हा जी ही लिख रहे हैं यहाँ पे लाइफ स्टाइल के, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में लाइफ स्टाइल जो है मेन थीम है। कहता है इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन। बहुत सारे रिलीजन के छह ही एंशिएंट इंडियंस विटनेस द बर्थ ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बट ऑल दीज कल्चर्स एंड रिलीजन्स इंटरमिंगल्ड एंड
adapted and reacted upon one another in a such a manner that the people speak different language, practices different religion, and observe different social customs. They follow certain common styles of life throughout the country. यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ बहुत कुछ सीखना है आपको, क्योंकि आपको अमेंस भी लिखना है। कहता है कि भारत में ये 3 धर्म का यहीं पे उद्भव हुआ है, बर्थ हुआ है। बट ऑल दिस कल्चर्स एंड रिलीजियस इस तरह से मिल गए, इंटरमिंगल हो गए हैं, उसने एक दूसरे पे इस तरह से एक्ट किया है, इस तरह से रिएक्ट किया है कि सच ए मैनर इस तरह से मिल गया है कि पीपल, भले ही यहाँ के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हों, डिफरेंट रिलीजियन प्रैक्टिस करते हों, और डिफरेंट सोशल कस्टम्स उसको ऑब्जर्व करते हो। देखिए, स्पीक, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्व, जब लैंग्वेज की बात है तो स्पीक, रिलीजन की बात है तो प्रैक्टिस, कस्टम की बात है तो ऑब्जर्व। ये टर्मोलॉजी को जोड़िए, लिखिए अपने मेंस में, इस तरह से लिखिए। दे फॉलो सर्टेन कॉमन स्टाइल्स, ये मेन की है, भले ही डिफरेंट हो लेकिन सर्टेन कॉमन स्टाइल्स ऑफ लाइफ थ्रू आउट द कंट्री, सर्टेन कॉमन स्टाइल्स पूरे भारत उपमहाद्वीप में। भारत का मतलब सिर्फ भारत आज का नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। जब मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। कहता है चाहे जो धर्म हो, चाहे जो कस्टम हो, चाहे जो लैंग्वेज हो, भले ही डिफरेंट हो, लेकिन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर्टेन कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ जो था वो पाया जाता था। आवर कंट्री शोस ए डीप अंडरलाइंग यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, भले ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था लेकिन बहुत ही डीप अंडरलाइंग यूनिटी था। इस टर्मोलॉजी को उठा लीजिए, अपना बनाइए। डीप अंडरलाइंग यूनिटी है, भले ही बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी है, इतना ग्रेट डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद भी डीप अंडरलाइनिंग यूनिटी है। अगर आप ग्रेट डाइवर्सिटी को काउंटर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको ये डीप अंडरलाइनिंग यूनिटी आपको अपने आंसर में या आपके स्टेटमेंट में होनी ही होनी चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ें, ज्योग्राफी की बात करते हैं। द एंशिएंट स्ट्रॉस फॉर यूनिटी, जो हमारे द एंशिएंट मतलब हमारे जो प्राचीन समय के लोग थे, वो स्ट्रॉव फॉर द यूनिटी, यूनिटी के लिए प्रयासरत रहे हमेशा। दे लुक्ड अपॉन दिस वास्ट सब कॉन्टिनेंट एज वन लैंड। कहता है ये इस पूरे सब कॉन्टिनेंट जो वास्ट ज्योग्राफिकल रीजन था, उनको एक वन लैंड, एक बहुत अखंड भारत के रूप में देखा, हमेशा देखा। The name Bharatvarsha or the land of Bharata was given to the whole country. ये देखिए टर्मोलॉजी, after the name of ancient tribe called the Bharatas, and the people were called भारत संतति, क्लियर, और द डिसेंडेंट्स ऑफ द भारता। पहली बात कि पूरे होल कंट्री को भारतवर्ष कहा गया। भारत नाम करके एक ट्राइब थे, उस ट्राइब के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, और भारत के जो इस एरिया के जो वंशज थे, इस एरिया में जो लोग पैदा हुए, उसको भारत संतति कहा गया और डिसेंडेंट्स ऑफ भारत कहा गया। आवर एंशिएंट पोएट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारे एंशिएंट पोएट्स थे, जो फिलोसफर थे और जो राइटर्स थे, viewed the country as the integral unit। ये समझिएगा। देखिए, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके पास 2 आंख होता है, और जो पोएट्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनके पास एक और आइस होता है, उसको बोलते हैं हम माइंड से देखना, है ना, मतलब अपने विजन से देखना, अपने इमेजिनेशन से देखना, अपने माइंड से देखना। ये पोएट्स, फिलोसफर्स, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जो रियल गुरु होते हैं, वो सारे अपने थर्ड आई से देखते हैं, अपने माइंड से देखते हैं। उन लोगों ने भी व्यूड किया, देखा कंट्री एज ए इंटीग्रल यूनिट, इस भारत देश को एक इंटीग्रल यूनिट के रूप में उन्होंने देखा। They spoke on the land stretching from the Himalayas to the sea as a proper domain of single universal monarch। उन्होंने कहा कि ये जो हिमालय से लेकर समुद्र तक ये जो पूरा लैंड है वह सिंगल यूनिवर्सल मोनार्च के अंतर्गत है ना, एक सिंगल यूनिवर्सल मोनार्च की छत्र छाया में पूरे उसके डोमेन में यह एरिया है।
द किंग हु ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द हिमालयाज टू द कैप कोमोरिन and from the valley of Brahmaputra in the east to the land beyond the Indus in the west were universally praised. याद रखिएगा, द किंग जो कोशिश किया एस्टेब्लिश करने का अपना ऑथोरिटी हिमालय से लेके कैप कोमोरिन तक और ब्रह्मपुत्रा से लेकर के लैंड बियॉन्ड द इंडस, इस टर्मोलॉजी को याद रखिएगा, इंडस तक नहीं, इंडस से बियॉन्ड, कहां, अफगानिस्तान तक, इन द वेस्ट वे आर यूनिवर्सली प्रेज्ड, ऐसे जो किंग थे उनको यूनिवर्सली प्रेज्ड किया गया, हर जगह से प्रशंसा प्राप्त हुआ है जिन्होंने इस तरह से अखंड भारत की स्थापना की, मतलब वहां तक अफगानिस्तान तक, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, जो इस तरह के किंग जो अपना ऑथोरिटी एस्टैब्लिश किया, उनको हर जगह से प्रेज मिला, प्रशंसा मिला। दे वर कॉल्ड चक्रवर्तीन, उनको क्या कहा गया, चक्रवर्तीन। ये टर्मोलॉजी है आपके, पहला जो क्वेश्चन है उसमें टर्मोलॉजी है। उसके बाद है दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वाज अटेन्ड एटलीस्ट ट्वाइस इन एंशिएंट टाइम्स, इस तरह की जो पॉलिटिकल यूनिटी है एटलीस्ट 2 बार प्राप्त हुआ है। 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका एक्सटेंडेड दिस एम्पायर ओवर द होल कंट्री एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम साउथ को छोड़ करके लगभग हर जगह अशोका का क्षेत्र यहां तक आ गया था, उसका टेरिटरी का पार्ट था। अगेन कब 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्ता कैरिड दिस विक्टोरियस आर्म्स फ्रॉम द गंगा टू द बॉर्डर्स ऑफ द तमिल, समुद्रगुप्त भी गंगा से लेकर के तमिल का जो लैंड था वहां तक फैलाया अपने एरिया को। इन द 7th सेंचुरी में क्या हुआ, जो चालुक्य किंग पुलकेशिन थे वो डिफीट किए किसको, हर्षवर्धना, हु वाज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अगर ये हर्षवर्धन को न हराए होते चालुक्य के राजा पुलकेशिन, तो ये हर्षवर्धन भी साउथ तक फैल जाता, मतलब ये एक और 3rd टाइम बन सकता था, लेकिन पुलकेशिन के द्वारा हरा देने से 3rd टाइम पूरा पॉलिटिकल यूनिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसलिए इस लाइन को ऐसे कहा गया है, इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी फॉर political formation all over the country assumed more or less the same shape। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कहता है भले ही पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, लेकिन जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन था, मतलब क्या, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, है ना, जो पॉलिटिकल अप्रोच था, जो ब्यूरोक्रेसी था, जिस तरह से टैक्स लगता था, ये लगभग हर जगह एक जैसा ही था, सेम शेप का था, मोर और लेस। The idea that India constituted one single geographical unit persisted in the minds of the conquerors and the cultural leaders। यहां से आप एक अलग चीज को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहता है कि इंडिया एक सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट है। ये जो परसेप्शंस बना हुआ था, ये जो नैरेटिव्स है, ये जो बाहर से जो कन्क्वेरर्स आ रहे थे वो, या बाहर से जो कल्चरल लीडर्स आ रहे थे, उनके माइंड में भी ये था कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा यूनिफाइड अखंड भारत है, ये उनके दिमाग में था। द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स भारत में आए उन्होंने भी यूनिटी ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देता है यहाँ पे, कहता है दे फर्स्ट केम इनटू द कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस, जो सिंधु के आसपास रहते थे उनके फर्स्ट, मतलब पहली बार उनके कांटेक्ट में ये जो फॉरेनर्स आ रहे थे उनके कांटेक्ट में आए, एंड सो दे नेम द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर। ऐसा नहीं है कि जो सिंधु वाला एरिया है उसको ही उन्होंने इंडस कहा, बल्कि उनके संपर्क में आते ही उनको लग गया कि ये पूरा तो एक अखंड भारत का ही हिस्सा है, उसके एक छोटे से भाग के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, उनसे मिलते ही वो कहता था कि ये तो पूरे अखंड भारत के लोग हैं। यही यहाँ पे मतलब पहले से ही उस फॉरेनर्स के दिमाग में ये विचार था, और ये विचार कई सालों में बना होगा, जब लिटरेचर पढ़ा लिखा होगा वो अपने गांव में, अपने एरिया में, तो उनका भारत को लेकर के एक विचार बन चुका होगा पहले से। उसके बाद जब वो आ रहा होगा तब इंडस सिंधु के आसपास के लोग से मिलते ही वह कहता होगा कि दे फर्स्ट केम इनटू द कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस, एंड सो दे नेम द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर। पूरे कंट्री को उन्होंने इस
नदी के नाम पे रखा। द वर्ड हिंद इज derived from the Sanskrit term सिंधु, and in the course of time the country came to be known as India, which is very close to the Greek term for it। ठीक है, कह रहा है कि ये जो हिंद टर्म है, वर्ड हिंद है, ड्राइव किससे हुआ? संस्कृत टर्म सिंधु, सिंधु से हिंद बना है। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, कंट्री कैम टू बी नोन एज इंडिया, इंडिया कहा गया। और इंडिया क्या है? विच इज वेरी क्लोज टू द ग्रीक टर्म, जो इंडिया सिंध है, सिंध के लिए जो ग्रीक टर्म है उससे बहुत ही क्लोज है इंडिया, यही बात इसमें कहा गया। इट कैम टू बी कॉल्ड हिंद पर्सियन एंड अरेबिक लैंग्वेज में इसी को हिंद कहा गया, यही बात यहाँ कह रहा है। आगे we find continuous effort for the linguistic and cultural unity of the country, मतलब पूरे कंट्री में इस लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी का प्रयास हमेशा से रहा है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बता रहा है। 3rd सेंचुरी BC में प्राकृत सर्व एज ए लिंगुआ फ्रैंका, मतलब संपर्क की भाषा ऑफ द कंट्री। मतलब कौन? तो प्राकृत। कब? 3rd सेंचुरी BC में पूरे देश में संपर्क की भाषा थी। विद एविडेंस बता रहा है, थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया, अशोकांश का जो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखा गया प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अशोका का इंस्क्रिप्ट थ्रू आउट भारत में, अखंड भारत, इवन अफगानिस्तान तक पाया गया है। ये इसलिए पाया गया, उसको लिखा गया प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इसका मतलब इस लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के आधार पे भी हम समझ सकते हैं कि उस समय में एक थ्रू आउट कल्चरल यूनिटी था, वहाँ पे लिंग्विस्टिक यूनिटी था, एक यूनिटी था, एक अखंड भारत था, इसको याद रखिएगा। लेटर ये जो प्राकृत था इसका जगह पे संस्कृत ने लिया, बाद में भी एक्वायर द सेम पोजीशन एंड सर्व एज द स्टेट लैंग्वेज इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। द प्रोसेस बिकेम प्रोमिनेंट इन द गुप्ता पीरियड इन द 4th सेंचुरी AD, और संस्कृत जो है गुप्ता पीरियड में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। Although politically the country witnessed numerous small states in the post-Gupta period, the official documents were written in Sanskrit। कहता है भले ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बन गए पोस्ट गुप्ता पीरियड में, लेकिन उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स था वो संस्कृत में ही लिखा गया। ये सारी बात कह रहा है किस तरह से यूनिटी था, कल्चरल यूनिटी था, जो मतलब पॉलिटिकल यूनिटी भले हो ना हो लेकिन कल्चरल यूनिटी था। पॉलिटिकल यूनिटी तो क्या है? ये पेरीफेरी वाला चीज है। मेन चीज क्या है? कल्चरल यूनिटी है ना, एक वैल्यू है, इथिक्स है, वो भारत हमारी माता है, भारतीय संस्कृति, ये वास्तव में हमको यूनिफाइड करता है। चलिए आगे बढ़े। अनदर नोटेबल फैक्ट इन दैट इज दैट द एंशिएंट इपिक्स, अब इपिक्स को उदाहरण मानते हुए दिखा रहे हैं कि कैसे यूनिफिकेशन था। रामायणा एंड द महाभारत वेर स्टडीड विद द सेम zeal and the devotion in the land of the Tamil as in the intellectual circuits of the Brahmanas and the Taxila। ब्राह्मण जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो ब्राह्मण थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे थे, जो बनारस और तक्षशिला के थे, वो जितना जील एंड डिवोशन से रामायण और महाभारत को पढ़ते थे उतना ही डिवोशन से तमिल के जो लोग थे वो भी पढ़ते थे। ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, दिस इफेक्ट्स केम टू बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट लोकल लैंग्वेज। ओरिजिनली तो संस्कृत में लिखा गया था लेकिन लोकल लैंग्वेज में भी इसको प्रेजेंट किया गया। बट वट एवर द फॉर्म इन विच इंडियन cultural values and ideas were expressed, the substance remained the same throughout the country। कहता है कि जिस फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया हो पूरे भारत में, अलग अलग फॉर्म भले ही हो, अलग अलग मतलब वैल्यूज और आइडियाज की बात जरूर किया हुआ, लेकिन जो कोर है, जो सब्सटेंस है, जो मेन है, वो हमेशा हर जगह एक ही रहा। यही बात इसमें कहा गया है। एक पॉइंट और कह रहा है, Indian history deserves our attention because of peculiar type of social system। भैया इस पे ध्यान देना है। peculiar type of social system क्या है? which developed in the country। North India arose in the वर्णा और caste system। क्वेश्चन में आपको वर्णा सिस्टम था टर्मोलॉजी, which came to be prevail almost all over the country, हर जगह पाया गया। The caste system often affected even the Christian, the Muslims। The converts belong to the same caste and even when they left Hinduism to join the new religion, they continued to maintain some of their old caste practices। कहता है देखिए, चाहे आप कोई धर्म बदल लीजिए, ये जो नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम और उसके जो प्रैक्टिसेस थे
आपके धर्म बदलने के बावजूद भी आप इन चीज़ों को वहाँ भी ले गए। ये क्या था, हर जगह पहुँच रहा है। रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जो हम पास्ट के बारे में, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका प्रेजेंट में क्या रिलेवेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। The study of India's past assumes a special significance in the context of problems we face in modern times. मॉडर्न टाइम में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, उसके कंटेक्स्ट में तो पास्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। Some people clamor for the restoration of ancient culture and civilizations. Some people क्लेमर कर रहे हैं कि फिर से रीस्टोर किया जाए एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एंड ए गुड मेनी आर सेंटिमेंटली स्वेड बाय व्हाट दे कंसिडर टू बी द पास्ट ग्लोरीज ऑफ द इंडियास। और कुछ लोग जो है बहुत ही भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, किस चीज को लेकर के, जो पास्ट का ग्लोरीज है हमारा, उसको लेकर के। यही बात कह रहा है यहाँ। This is different from the concerns for the preservation of the ancient heritage in art and architecture. कहता है जिस तरह से एंशिएंट के जो हेरिटेज हैं, चाहे वो आर्ट या आर्किटेक्चर के फॉर्म में हो, उनको जो हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इससे डिफरेंट है। जो पास्ट के ग्लोरीज है उसको आप कह रहे हैं कि फिर से उनको लाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। आप प्रिजर्वेशन जब करते हो हेरिटेज का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, और जो एंशिएंट सोसाइटी में जो हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं उनको फिर से आप जो रीस्टोर करने की बात कर रहे हो, इसे थोड़ों में दोनों में अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। यही बात यहाँ कहा गया है। What they are really want to bring back is the old pattern of society and culture. कुछ लोग जो पुराने पैटर्न को पुनः वापस लाना चाहते हैं, वो वास्तव में ओल्ड पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड सिस्टम है। Such situation demands a far better understanding ऑफ द पास्ट। अगर ऐसा सिचुएशन है, कुछ लोग ऐसा मांग करते हैं कि पास्ट को फिर से रीस्टोर करना है, तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पास्ट को हम अच्छी तरह से समझें। देयर इज नो डाउट दैट एंशिएंट इंडियंस मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, बट दीज एडवांसेस कैन नॉट एनेबल अस टू कम्पीट with the achievements of the modern science and technology. कहता है ये बात सही है कि जो हमारे एंशिएंट इंडियंस के लोग थे, प्राचीन भारत के जो लोग थे, उन्होंने कई फील्ड में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया, लेकिन आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, जो मॉडर्न टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उससे हम उस एडवांसमेंट और अचीवमेंट जो एंशिएंट में हुआ है, उसका हम इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्न में अचीवमेंट हुआ है, इसका तुलना हम नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय ग्रॉस सोशल इनजस्टिस। कहता है कि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो हमारा एंशिएंट इंडियन सोसाइटी था, वहां पे एक बहुत ही ग्रॉस सोशल इनजस्टिस था, मतलब वहां पे सोशल इनजस्टिस था, उसको भी हमको समझना पड़ेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहता है द लोअर ऑर्डर्स, पार्टिकुलरली द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, वर इनकम्बर्ड विथ डिसेबिलिटीज विच आर शॉकिंग टू द मॉडर्न माइंड। ये देखिए, मॉडर्न पीपल नहीं बोला है यहाँ पे, मॉडर्न माइंड बोला है। कहता है कि जिस तरह से शूद्रास और अनटचेबल के साथ उस तरह से व्यवहार किया जा रहा था वहां पे, है ना, वो आज का जो मॉडर्न माइंड है ना, उसके लिए एक तरह का शॉकिंग है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। द रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे ऑफ लाइफ विल नेचुरली रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द ऑल दीज इनइक्वालिटीज। अगर आप रीस्टोर करोगे ओल्ड वे ऑफ लाइफ को, तो नेचुरली जो ये सारे इनइक्वालिटीज हैं वो रिवाइव करेगा और स्ट्रेंथन होगा और मजबूत होगा। Ancient Indians' march to civilization was accompanied by the growth of social discriminations. जो ancient Indians थे वो जो civilizations की ओर बढ़े थे, सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते बढ़ते उनके साथ एक चीज और बढ़ रहा था, वो था सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। द सक्सेस ऑफ द एंशिएंट इज सरमाउंटिंग द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द नेचर एंड द ह्यूमन फैक्टर्स कैन बिल्ड आवर होप एंड कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। कहता है कि जो हमारे एंशिएंट्स के लोग थे, उन्होंने जो विजय प्राप्त किया नेचर और ह्यूमन के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया डिफिकल्टीज,
उन पे जो विजय प्राप्त कर लिया, उस विजय को देख करके, उस विजय को प्राप्त करके, उस विजय के बारे में जान करके हम फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेकर के आशान्वित हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं। बट द अटेम्प्ट टू ब्रिंग बैक द पास्ट विल मीन द परपेचुएशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी विच प्लॉट द कंट्री। कहता है लेकिन अगर आप ये अटेम्प्ट लिए, जो बैक था, जो पास्ट था, उसको फिर से लाना है, तो इसका मतलब होगा कि जो सोशल इनइक्वालिटीज है, जिसके कारण हमारा देश दुर्दशाग्रस्त रहा है, उनको फिर से लाना, उनका परपेचुएट करना, उसको निरंतर बनाए रखना, ऐसा होगा। इसलिए ये अच्छा नहीं है। ऑल दिस मेक्स इट नेसेसरी टू नो व्हाट द पास्ट मीन्स। इसलिए इन सारे चीज़ों को जो बात कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों के कंटेक्स्ट में हमको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा पास्ट है वह क्या था, उनको जानना पड़ेगा। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया। We have many survivals of the ancient, medieval and later times persisting in the present। कहता है बहुत कुछ जो एंशियंट, मिडिवल और लेटर के पीरियड में थे, उनका हमारा सर्वाइवल है प्रेजेंट में। The old norms, value in the social customs and ritualistic practices are so deeply ingrained in the minds of the people that they cannot easily get rid of them। कहता है ये जो सोशल नॉर्म्स थे पुराने, जो वैल्यूज हैं, सोशल कस्टम्स हैं, जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, वो लोगों के दिमाग में इस तरह से इनग्रेन्ड है, गहराई से बैठा हुआ है, उसको इजीली हम खत्म नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली दीज सर्वाइवल्स इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कंट्री। कहता है ये जो है, जो सर्वाइवल्स हैं, जो अभी तक बना हुआ है, ये दुर्भाग्यवश हमारे देश के लोग और हमारे देश की प्रगति में एक तरह का बाधक है। ठीक है, अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो यही सारे एलिमेंट्स है जो हमारे देश के प्रोग्रेस करने में, डेवलप करने में बाधक हैं। They were deliberately fostered in the colonist situation। कहता है ये जो बाधक एलिमेंट्स है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, इनको कॉलोनियल पीरियड में जानबूझ करके और बढ़ाया गया। इंडिया कैन नॉट डेवलप स्पीडली अनलेस सच वेस्टिग्स ऑफ द पास्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सोसाइटी। कहता है कि भारत को अगर डेवलप करना है बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेजी से, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करना होगा अपनी सोसाइटी से। द कास्ट सिस्टम एंड सेक्टेरियनिज्म हिंडर द इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स। कहता है डेमोक्रेटिक लाइन्स पे जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, डेमोक्रेटिक लाइन पे चलते हुए जो हमारा देश का इंटीग्रेशन हो रहा है, वह उसके लिए जो बाधक चीज है वो है कास्ट सिस्टम और सेक्टेरियनिज्म। ये दो चीज हमारे देश के लिए बाधक है, इंटीग्रेशन के लिए भी और डेमोक्रेटिक वे में जाकर के जो यूनिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी। कास्ट बैरियर्स एंड प्रिजुडिस not allow even the educated people to appreciate the dignity of manual labor and prevent our unity for a common cause। कहता है ये जो कास्ट सिस्टम है और जो प्रीजुडिस है, वो जो एजुकेटेड पर्सन है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनमें भी ये क्षमता, उनमें भी ये विचार नहीं आने देता है कि जो मैनुअल वर्क है, जो परिश्रम है, जो आप मतलब शारीरिक काम है, उनको लेकर भी एक डिग्निटी होना चाहिए। वो उस एजुकेटेड पीपल में भी नहीं आता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम से वो भरे हुए हैं, कास्ट जातिवादी विचारधारा उनके दिमाग में है। इसीलिए वो जो एक फिजिकल वर्क होता है, उनको लेकर के जो सम्मान होता है, उस व्यक्ति में ये चीज़ नहीं आ पाता है, और वो फिर फिजिकली काम भी वो खुद नहीं कर पाते हैं। एंड प्रिवेंट आवर यूनिटी फॉर ए कॉमन कॉज। अगर किसी एक कॉमन कॉज को लेकर के अगर हम यूनाइट होना चाहते हैं तो उस पर भी वो यूनाइट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास कास्ट सिस्टम का एक अप्रोच है और प्रिजुडिस से भरे हुए हैं। कौन? वो एजुकेटेड पीपल भी। द वुमेन हैव बीन इनफ्रेंचाइज्ड, their age-long social subordination prevents them from playing their due role in the social progress। कहता है कि भले ही महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार हो या जो सिविल राइट्स है वो दे दिया गया हो, लेकिन लंबे समय तक एज लॉन्ग सोशल सबऑर्डिनेशन, जो सबऑर्डिनेशन में हमेशा से रही है, वो इस लीडिंग रोल को, इस रोल को, प्लेइंग रोल को
उस जिम्मेदारी को उठाने में वो अभी भी अपने आप को कैपेबल नहीं बना पाई है, क्योंकि सदियों से वो सबऑर्डिनेट रही है। भले ही आज उसे हम संवैधानिक अधिकार दे दिए हैं, लेकिन वो लीडिंग रोल में अभी भी नहीं आ पा रही है। दिस इज आल्सो ट्रू ऑफ द लोअर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, और सेम बात यही जो लोअर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी में लोग हैं उन पे भी लागू होता है। The study of ancient India help us to go deeply into the roots of this prejudice। जो ये जो डीप रूट कॉजेज है इस प्रिजुडिस का, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगा कि आखिर कारण क्या था। We can find out the causes that sustain the caste system, subordinate women and promote narrow religious sectarianism। ये तीन चीज, कास्ट सिस्टम, वुमेन का सबऑर्डिनेट होना और जो सेक्टेरियन रिलीजियस टाइप का जो नैरो माइंड है, इन तीनों चीजों का अगर आप कारण को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको एंशिएंट इंडिया का स्टडी करना ही पड़ेगा। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री देयरफॉर इज रिलेवेंट नॉट ओनली टू दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द पास्ट। जो ट्रू नेचर ऑफ पास्ट है उसको जो जानना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का स्टडी रिलेवेंट नहीं है, बल्कि अच्छा हाँ, पास्ट के बाद साथ साथ बता रहा है दैट सम पीपल वांट टू रिलीव, कहता है ऐसा पास्ट जिसको कुछ लोग पुनः स्थापित करना चाहते हैं। उस पास्ट का ट्रू नेचर क्या है उसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको एंशिएंट इंडिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको भी पढ़ना पड़ेगा, बट आल्सो टू दोज, उसको भी पढ़ना पड़ेगा हु वांट टू एप्रिशिएट द नेचर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स दैट हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और एप्रिशिएट का मतलब होता है पहचानना, आपको पहचानना, जो पहचानना चाहते हैं नेचर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, डेवलपमेंट, भारत के डेवलपमेंट में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो हैम्पर करता है डेवलपमेंट का, उसके नेचर को भी अगर आप पहचानना चाहते हैं तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टडी करना पड़ेगा। यही बात इस लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है। आपको समझ में आ गया कितनी बड़ी बात इसमें कहा गया है। ये 4 क्वेश्चंस है, इस 4 क्वेश्चंस को फिर से आंसर दीजिएगा। आपको, मुझे लगता है कि ये 4 क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे लेंगे। इसीलिए अब आपका स्टडी जो है कंप्लीट स्टडी हुआ कि आपने सबसे पहले चैप्टर का हेडलाइन देखा, उसके बाद जो सब हेडिंग है वो देखा, उसके बाद पीछे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो देखा। अब आप फिर पढ़ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर खुद दे रहे हैं। इस तरह से अब आपने एक कंप्लीट किया इस चैप्टर को, अपने टारगेट को पूरा किया। याद रखिएगा टारगेट पहले हमारा फिक्स है, उस टारगेट को, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस टारगेट को भी हम हासिल कर लेते हैं, तभी आप वास्तव में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड आपका स्टडी होता है। यही बात है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया इस पूरे चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार टाइम देके पढ़ें तो आप अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा वीडियो है ये पीटी, मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए, इसलिए आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट है उनको हमारा यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू डियर।